ओके, तो हम लोग आज कॉमन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन जो है यह है कि हाल ही में भारतीय नौसेना नेवी के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली अधिकारी कौन बन गई है। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कंप्लीटली याद रखिएगा। प्रेरणा देवस्थली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी ये आने की संभावना है, इसलिए इस नाम को याद रखना है कि भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी प्रेरणा देवस्थली को बनाया गया है। और तो इसमें कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं इसमें से। 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है। याद रखिएगा कि फिल्म फेयर का सबसे बेस्ट अवार्ड हमारा फिल्म फेयर अवार्ड ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक दादा साहब फाल्के अवार्ड भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है फिल्म फेयर अवार्ड 2024। और ये अभी हाल फिलहाल में दिया गया है 12th फेल, जो काफ़ी पॉपुलर फिल्म रही थी, जिसके डायरेक्टर थे विनोद चोपड़ा। ये इनके डायरेक्टर थे, इनके डायरेक्टरशिप में ये फिल्म बनाई गई थी 12th फेल। एक्चुअली में कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो 12th फेल करने के बाद सिविल सर्विसेज, जो इंडिया की सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस, सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, उसके एग्जाम को एक लड़का पास कर देता है, जबकि पहली बार वो 12th में फेल करता है। तो उसकी कहानी पर ये फिल्म बनाई गई है, जो काफ़ी इंस्पिरेशनल फिल्म है, इससे काफ़ी कुछ सीख मिलती है। उसको सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड यहाँ पे प्राप्त हुआ है, सबसे बेस्ट फिल्म का। डायरेक्टर में भी विनोद चोपड़ा है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, जिसका नाम पहले इंडियन नेशनल यूनियन था। ये ध्यान रखना है, पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। जब इसकी स्थापना, इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1885 में उस समय, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, यहाँ ये याद रखना है, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इसकी स्थापना होती है, और स्थापना कोई भारतीय व्यक्ति ने नहीं किया था, ये किया था A.O. ह्यूम, शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम सी। ये कौन थे? ये एक सिविल अधिकारी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। ये एक सिविल अधिकारी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, इन्होंने प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल संभाला था। प्रथम अध्यक्ष आईएनसी के थे, ये आईएनसी के थे, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको याद रखना है। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना होगा। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन 1851-52 में स्टेब्लिश्ड हुआ था, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहली बात ये, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, बॉम्बे एसोसिएशन के साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन नाम की भी एक संस्था थी। एसोसिएशन
नाम की भी एक संस्था थी, ये 1885 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग, ये 3 लोगों ने मिलकर किया था। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है 1885, ये बॉम्बे एसोसिएशन 1852, दादा भाई नौरोजी। मद्रास महाजन सभा 1884 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में स्थापित की गई थी। स्थापित करने वाले में थे चार्लू राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर, ये 3 लोगों ने मिलकर किया था। 1884 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इंडियन लीग जो है इसकी स्थापना 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो अब कुल मिला के अगर हम कंक्लूजन देखें तो कहा जा रहा है संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि पहले संगठन कौन आया फिर बाद में कौन आया, ये सबसे बाद में कौन था फिर पहले था, तो हम मान के चलते हैं सबसे पहले वाले सजाएंगे। तो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन 51 52, तो फर्स्ट होगा पहले, फर्स्ट। उसके बाद 1875 देखिए, फर्स्ट 4 क्या बन रहा है, फर्स्ट के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2, 1432 कोई नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, 1432 बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। इंडियन लीग 1875 था पहले ये, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन था। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, अमृत बाजार पत्रिका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इतने को आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सूची को सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू का था, अगस्त प्रस्ताव 1940 के आसपास लिलिथगो का आया था, अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी का था, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना का था। तो जो हमने मिलाया उसके हिसाब से A1 C के बदले यहां B लिखना है, B2 A1 B2 C4 और D3, करेक्ट आंसर इसका A है, ठीक है। यहां देखना है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है M.A. जिन्ना के द्वारा तो पाकिस्तान को लेकर था, पाकिस्तान की मांग को सुदृढ़ करना और पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था ये। अगस्त प्रस्ताव ध्यान रखिएगा, ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके तहत ये था कि संविधान सभा जो भारतीयों की बात थी कि भारतीय लोग कह रहे थे कि हमें एक संविधान सभा चाहिए, उस संविधान सभा की मांग को इस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इसी अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जब संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया तो भारत में संविधान निर्माण को लेकर क्रिप्स मिशन ये 1942 में बनाया गया और उसको भारत भेजा गया था। हालांकि अपने कामों में सफल नहीं रहा, संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में लागू किया गया, लेकिन क्रिप्स मिशन सबसे पहली बार 1942 में आया था और अगस्त प्रस्ताव से इसका सीधा सीधा संबंध था, ठीक है। यह पॉइंट है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। यह स्टेटमेंट राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने वक्तव्य दिया था? देने वाले थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा लाइन।
दादा भाई नौरोजी ने इस बात को कहा था कि राजा जो हैं वो जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, जनता राजा के लिए प्रार्थना करती रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी फेमस बुक है। ड्रेन थ्योरी, धन निकास का सिद्धांत, धन निकास का सिद्धांत ये दादा भाई नौरोजी का है, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि अंग्रेज जो हैं वो भारत से धन को निकाल कर अपने देश में लेके जा रहे हैं। तो ड्रेन थ्योरी इन्हीं की दी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दादा भाई नौरोजी के द्वारा कि फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय थे ये जिन्हें ब्रिटेन पार्लियामेंट के सदस्य मेंबर बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। अवसर प्राप्त हुआ था। पहले इंडियन थे ये। ब्रिटिश उसी समय जीत के गए थे ये, या जैसे भी नियुक्त होके गए होंगे, जो भी हो। तो ये आपके 3-4 पॉइंट दादा भाई नौरोजी के बारे में थे। गोपाल कृष्ण गोखले की जहां तक बात है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु किसके? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है कि 1876 में इन्होंने स्थापना किया था उस संगठन का, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल के थे ये। तो इतने पॉइंट्स को आपको यहां पे याद रखना है। करेक्ट आंसर 6 का हुआ दादा भाई नौरोजी। सूची को सुमलित करना है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की थी, ध्यान रखिएगा पुस्तक। इंडिया इन ट्रांजिशन M.N. रॉय। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया B.P. मेनन। तो क्या बना कुल? A4 B2 C3 D1। करेक्ट आंसर C है। करेक्ट आंसर C है। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखने का संबंध था। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस से अलग होके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर में इन्होंने सिंगापुर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी इनको द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। आयरलैंड की थी। और इन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। मद्रास को इन्होंने अपना सेंटर बनाया था। होम रूल लीग में 2 थे। एनी बेसेंट के साथ साथ तिलक भी थे, बाल गंगाधर तिलक। तिलक का एरिया महाराष्ट्र पुणे का था, बाद बाकी भारत का पूरा एरिया एनी बेसेंट का था। होम रूल लीग मद्रास। और एनी बेसेंट जो है, एनी वेसेंट इनकी 2 पुस्तक थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया।
दो प्रकार की पुस्तक एनी बेसेंट की थी, ध्यान रखना है। एम एन रॉय के बारे में याद रखिएगा, ये एक साम्यवादी नेता थे, ये एक साम्यवादी नेता थे और राष्ट्रीय साम्यवादी दल की स्थापना इनके द्वारा किया गया था ताशकंद में, ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद में। ये एक साम्यवादी व्यक्ति थे। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है? कुमायूं, नेपाल, हिमालय। अच्छा देखिए, हिमालय का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है पूरब से पश्चिम की ओर। जैसे यहाँ से हिमालय फैलती हुई चलती है, ये कुल मिला के आप कश्मीर समझिए, कश्मीर से ऊपर से ही, और इस तरह से फैलते फैलते ये अरुणाचल प्रदेश तक आती है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो बीच में कई सारी नदियां इसको डिवाइड करने का काम करती है, जिससे इसका एक डिवीजन किया गया है ज्योग्राफी के अंदर। जैसे इंडस यानी सिंधु नदी, सिंधु से लेकर और ये सतलज तक, सतलज तक, इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। सतलज से लेके काली तक, इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। काली से लेके तिस्ता तक, तिस्ता, ये आता है नेपाल हिमालय। तिस्ता से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो यहाँ पे दिहांग नदी है, अरुणाचल प्रदेश में जिसको दिहांग कहते हैं, असम में वही ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र। यहाँ तक का जो है इसको कहते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। और अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमालय पर्वत मोड़ ले लेती है और फिर ये म्यांमार का बॉर्डर तय करती है आगे जाके, ये होता है। इतने तरह से डिवाइड किया गया है पश्चिम से पूरब की ओर। तो जरा स्टेटमेंट देखिए, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय ये है, सतलज काली नदी के बीच है, सतलज काली बिल्कुल सही बात है। नेपाल हिमालय, नेपाल काली और तिस्ता नदी के बीच है, गलत है, ये तिस्ता और दिहांग कह रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है। तिस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय है। तो केवल करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, केवल करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, याद रखिएगा। 8, आगे चलते हैं। 9, नीलगिरी, नीलगिरी की चोटी सर्वोच्च डोडा बेटा, सतपुड़ा की धूपगढ़, अरावली की माउंट आबू, माउंट आबू जो बार बार हम पढ़ते हुए याद रह जाता है, माउंट आबू पर्वत अरावली की, और हिमालय की सागरमाथा जिसको हम माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है, नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तो करेक्ट निकला नीलगिरी का डोडा बेटा। A4 B3 C2 और D1, करेक्ट आंसर सी हो गया, इसका आंसर इसका सी हो गया। यह भी ध्यान रखना है आपको, पश्चिमी घाट जो है वेस्टर्न घाट, इस पे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुडी है, अनाईमुडी हाईएस्ट है, हाईएस्ट। और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की इससे ऊंचा कोई नहीं है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है ये एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पूर्वी घाट की बात अगर हम करें, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है हाईएस्ट पीक वो है महेंद्रगिरी,
महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका निकला सी। 9 का करेक्ट आंसर हुआ सी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से हुई थी। बैरकपुर, 29 मार्च, मंगल पांडे ने अपने एक अधिकारी को गोली मारी, वहां से शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद वास्तविक शुरुआत इसकी मानी जाती है 10 मई को मेरठ से, 11 मई को दिल्ली से, जब मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई को विद्रोह करते हुए 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया 11 मई को। ये भारत के अधिकांश देशों क्षेत्रों में फैला था। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, कैनिंग। बाद में यही कैनिंग जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया तो 1857 के विद्रोह के पश्चात ये कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। भारत का प्रथम वायसराय बना। तो वायसराय की जो पोस्ट है उसकी शुरुआत कैनिंग से होती है। यहां एक बात और याद रखना है आपको, विलियम बेंटिंक 1835, विलियम बेंटिंक जो था ये भारत का अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, मतलब एक समय ऐसा था जब बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे भारत पे शासन करता था। वो समय है 1835 तक, तो उसको बंगाल का गवर्नर कहते थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर बेंटिंक ही था और उसी टाइम पे अंग्रेजों ने पॉलिसी को चेंज किया, नीति बदली और क्या कर दिया उसमें कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया। पूरे भारत पर एक छत्र राज करने वाला एक सेंट्रलाइज सरकार की बात हो गई। तो जो भारत का प्रथम बना गवर्नर वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही था। जहां तक बात है लॉर्ड डलहौजी की, ये एक फेमस गवर्नर जनरल रहा जिसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, हड़प सिद्धांत जिसको कहते हैं, हड़प सिद्धांत है ना, अधिक से अधिक राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में एक और काम हुआ था शिक्षा को लेकर, यह भी याद आपको रखना है। वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच। वुड नाम के व्यक्ति थे जिनकी कमेटी ने सिफारिश की थी कि शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, उसको लेके वुड डिस्पैच लाया गया था। ये डलहौजी के शासनकाल की ही बात है। ठीक है, इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब 11, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव, ये 1940 है, ध्यान रखना है। 1940 कराची अधिवेशन में ये मुस्लिम लीग जो है इन्होंने पहली बार ये संकल्प पारित किया था। यहाँ कुछ बातों को ध्यान रखना है कि पाकिस्तान जो है ये नाम जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम था रहमत अली। ठीक, द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ये शायर भी थे और इन्होंने सबसे पहली बार
द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया कि भारत के साथ पाकिस्तान तो नहीं था उस समय नाम, मतलब दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। पाकिस्तान नाम रहमत अली के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये 1940 की बात है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। सूरत अधिवेशन, ये डेट इसीलिए ज़्यादा फेमस है, और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस विभाजित हो गई दो भागों में, ठीक है, नरम दल और गरम दल। नरम गरम दो भागों में डिवाइड हो गई थी, ठीक। ये सूरत अधिवेशन 1922 जो है ये दो कारणों से फेमस है। एक तो 5 फरवरी 1922, ये जब चौड़ा चौड़ी कांड हुआ, असहयोग आंदोलन के कारण चौड़ा चौड़ी कांड हुआ एक। और 1922 में बिहार में कांग्रेस का एक अधिवेशन भी हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, इनके अध्यक्ष थे। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? फिनिक्स बस्ती या आश्रम कहिए उसको, आश्रम टाइप की चीज थी। ये महात्मा गांधी थे। देखिए, महात्मा गांधी लंबे समय तक अफ्रीका में रहे थे, ठीक है। अफ्रीका में ही सारा काम किया था इन्होंने लगभग शुरुआत में। 1915 में ये भारत आए, ठीक। उसके पहले अफ्रीका में थे। तो अफ्रीका में 1894 को इंडियन नटाल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी 1894 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो ये आपका फिनिक्स है, फिनिक्स तथा फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फॉर्म, इसकी भी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा अफ्रीका में किया गया था। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने वहां इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का या पत्रिका कहिए का प्रकाशन भी किया था, इंडियन ओपिनियन नाम का। इन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक भी लिखी थी, हिंद स्वराज, जिसमें ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी इन्होंने। हिंद स्वराज नामक पुस्तक को भी इन्होंने लिखा था। ये सारा कुछ इन्होंने तब किया जब ये 1909 के आसपास ही इन्होंने लिखा होगा, संभवतः ये करेक्ट है, 1908-1909। तो ये सारा काम महात्मा गांधी ने अफ्रीका में रहते हुए किया था। इंडियन नटाल कांग्रेस की स्थापना, फिनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, हिंद स्वराज नाम की बुक। तो फिनिक्स का करेक्ट आंसर हुआ 12 का ए। रविंद्रनाथ टैगोर की जहां तक बात है तो इन्होंने बंगाल में विश्व भारती की स्थापना की, विश्व भारती, और आज ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। बी आर अम्बेडकर ने कि एक बुक का नाम याद रखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, रिडल्स इन हिंदुज्म, यानी हिंदू की पहेली। ये जो पॉइंट है ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट 13। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? देखिए, तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला होता है, हमेशा ध्यान रखिए। तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। एक सबसे फेमस नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है, ये भी आपको याद रखना है। नाथुला, सिक्किम, तिब्बत, सबसे अधिक क्वेश्चंस एग्जाम में इसी से पूछे जाते हैं। एक यहां पे लिपुलेख दर्रा का भी लिख होता है। लिपुलेख ये उत्तराखंड में है, ये भी तिब्बत से ही जुड़ता है, उत्तराखंड में है, ये भी याद रखेंगे आप। लिपुलेख दर्रा, ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिसपे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
तुजू दर्रा म्यांमार से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि भारत का म्यांमार से 1643 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और म्यांमार के बीच। आम्र वर्षा बेसिकली क्या होती है? मैंगो स्वर। देखिए, मॉनसून जो हमारे देश में आ रहा है, जो आते रहता है, ये बेसिकली मई से आता है, जून में पूरे अपने शबाब पे होता है और अक्टूबर तक ये रिट्रीट कर जाता है, ठीक है। सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक, ये मॉनसून का टाइम पीरियड है। लेकिन अगर उसके पहले, मई से पहले अप्रैल में कुछ दिन, 2, 4, 5 जो भी हो दिन, अगर बारिश होती है, तो ऐसे बारिश को कहते हैं प्री मॉनसून बारिश, प्री मॉनसून वर्षा। और यही प्री मॉनसून वर्षा एक्चुअली में क्या होता है कि आम का जो फल होता है उसको पकने में सहायता करता है, ठीक है। तो उसको आम्र वर्षा के नाम से बेसिकली हम लोग जानते हैं, ठीक। ये आमों की बौछार नहीं होती, आम टपकता नहीं है। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। काफी हद तक क्वेश्चन का आंसर सी टच करते हुए हम निकलेंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये केवल बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में नहीं होती है, थोड़ी बहुत साउथ इंडिया में भी वर्षा ऐसी होती है, ठीक है, दक्षिण भारत में भी। तो करेक्ट आंसर हम 14 का सी लगाएंगे, ठीक। तो आम्र वर्षा का संबंध बेसिकली प्री मॉनसून वर्षा से है, इस वर्ड को याद रखना है, प्री मॉनसून वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गिर, बिल्कुल एशियाई शेर के लिए ही करेक्ट है, प्राकृतिक एशियाई शेर के लिए है। केवलादेव, गिर तो गुजरात में है, गुजरात में है। केवलादेव राजस्थान में है, राजस्थान। और ये साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया है कि एक अम्ल वर्षा क्या होती है। यार, अम्ल वर्षा का मतलब ये हुआ है, तो साइंस की क्वेश्चन है, मैं बता दूं इसमें। अम्ल वर्षा कि जब वायुमंडल में H2SO, जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है ना, और जब उस समय बारिश होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड H2O यानी पानी के साथ, जो बारिश का पानी है उसके साथ, या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी पानी के साथ रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करने के बाद यहाँ बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब उस कंडीशन में ये दोनों एसिड जो बने हैं आसमान में, ये बारिश के पानी के साथ जमीन पे गिरेंगे, और जमीन पे अगर गिरेंगे तो इनको कहा जाएगा अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा होता है। लेकिन इसके लिए भी ध्यान रखना है, एसिड की मात्रा पानी में इतनी होनी चाहिए कि उस वर्षा का, वर्षा जल का जो पीएच है, पीएच, ये वर्षा जल का पीएच 5.6 से अगर कम हो जाए, कम, तभी हम उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। उससे अगर अधिक पानी, उससे यदि अधिक पीएच है तो उसको अम्लीय वर्षा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच जो पानी का है, वर्षा जल का, वो 5.6 से कम होना चाहिए। दो प्रकार के एसिड हो गए, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। अब चलते हैं आगे। हाँ, इसमें हो गई, केवलादेव राजस्थान में है, साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। दाचीगाम, ये एक्चुअली में क्या है, कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर में है। और ये दो चीजों के लिए फेमस है, हाथी इसमें है ही नहीं। एक तो ये हंगुल के लिए फेमस है, हंगुल, और दूसरा स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। दो चीजें हैं, हंगुल और स्नो लियोपार्ड कश्मीर के दाचीगाम में होते हैं। बेसिकली हंगुल के लिए फेमस है ये, ठीक है। तो सी हमारा आंसर करेक्ट हुआ कि सही मैच नहीं है। हाथी की जहां तक बात है, एलिफेंट की, एलिफेंट के लिए फेमस जो है हमारे देश में नेशनल पार्क,
वो है पेरियार। पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है और ये फेमस है हाथी के लिए। यहां पे एक और आप याद रखेंगे, कंचनजंगा एक असम में भी है, जो एक सींग वाले गेंडा के लिए है। पेरियार का जो केरल है वो बेसिकली एलिफेंट के लिए है। हंगुल, दाचीगाम, इतने पॉइंट्स को आपको करेक्ट रखना है। 16 पे आइए। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है भाई, चार्ट को एक बार लास्ट में देख लेंगे, अगर चार्ट का सी होगा तो एक बार चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। पर चलते हैं आगे। इसमें 4 को मैं नोट कर रखा हूं, क्वेश्चन को जरा एक बार देख लेते हैं 4 को फिर से, ठीक। पहले पूरा क्वेश्चन कर लें, उसके बाद देख लेंगे इसको। 4 नंबर जो है इसको मैं देख लूंगा एक बार, पहले इसको कर लेते हैं। 16 है, सुमेलित कीजिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि। आप जानते हैं कि हमारे देश में 1966 में, ठीक है, 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति, और ये हरित क्रांति बेसिकली 2 फसल में ही काफी ज्यादा अपना क्रांति दिखा पाया, एक गेहूं और दूसरा चावल। सबसे अधिक उत्पादन हुआ। अच्छा, हरित क्रांति मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही फैला रहा, संपूर्ण भारत में नहीं हो पाया। कारण जो भी रहा हो, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई काफी जबरदस्त तरीके से, और भारत जो कभी गेहूं चावल को खरीदता था वो आज बेचने के करीब है, इतना अधिक सरप्लस होता है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि को हम हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। पहला तो ये मैच कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा यहां कि 1966 की जो हरित क्रांति थी, इसके जनक कौन थे? इसके जनक, इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना है। एक, वर्ल्ड लेवल पर विश्व में कौन थे? तो विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, नॉर्मन बोरलॉग। ये एक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक। कहां के? मैक्सिको के। इनके लीडरशिप में, और इंडिया, भारत के थे MS स्वामीनाथन। इन दोनों के प्रयास से हरित क्रांति आई थी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति हो गई। दुग्ध उत्पादन जानते हैं, श्वेत क्रांति होता है। मत्स्य उत्पादन को हम नीली क्रांति कहते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन। उर्वरक उत्पादन को भूरी क्रांति कहते हैं। तो मैच क्या हुआ भैया? खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, A1, तो एक ही आ गया ये तो। B3 C2, ए आंसर करेक्ट हो गया। इसमें एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, रेड रिवॉल्यूशन भी है। रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। लाल क्रांति 2 चीजों से लेकर है, एक मांस और दूसरा टमाटर, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन अगर पूछे, गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो ये कपास, गोल्डन रिवॉल्यूशन कपास। इस पॉइंट को याद रखना है। अब आगे चलिए, 16 के बाद 17, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, महाराष्ट्र। एक आप 4 लिखिए। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, महाराष्ट्र। रावत भाटा, राजस्थान। काकड़ापाड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, गुजरात। और कैगा, कर्नाटक। क्या मैच हुआ? A4B3 C2 D1, A4B3 C2 D1, ये सभी परमाणु शक्ति केंद्र हैं, यानी इनको इंग्लिश में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुछ इंफॉर्मेशन मैं इसमें देना चाहता हूं आपको। बिजली को बनाने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके से बिजली बनाई जाती है। उसमें से एक तरीका होता है नाभिकीय
विखंडन, विखंडन जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। और इसमें क्या होगा कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस या एलिमेंट जैसे यूरेनियम 235, इसको न्यूट्रॉन के माध्यम से, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा, यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन के माध्यम से तोड़ा जाएगा, इसको ब्रेक किया जाएगा, और ब्रेक करने के बाद इसमें से जो हीट निकलेगी, उष्मा निकलेगी, उस उष्मा से पानी को वेपर बनाया जाएगा, वेपर से टरबाइन घुमाया जाएगा, टरबाइन से जनरेटर चलेगी, और जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ये प्रक्रिया होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली के उत्पादन की। यूरेनियम 235 ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, 33 वाला नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग होता है, तो U-235 का उपयोग होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कौन सी प्रक्रिया होती है, तो नाभिकीय विखंडन, जहां एक बड़ा नाभिक टूटता है। कैसे टूटता है, न्यूट्रॉन के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, तब उसमें से हीट निकलती है, हीट पानी को गर्म करती है, उससे टरबाइन चलता है, और फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहला जो ये परमाणु शक्ति केंद्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वो महाराष्ट्र में लगाया गया था, जिसकी सहायता से लोगों को बिजली सप्लाई की गई थी। उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इशारे लगाए गए, ठीक है। अब इसमें एक बात और भी ध्यान रखिए, ये तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होता है। वर्तमान समय की स्थिति क्या है, कुल विद्युत उत्पादन का मात्र 3% हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, 3%। 2030 तक, 30-32 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको 25% तक पहुंचाना है। इसीलिए काफी अधिक संख्या में इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित देश में किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये एक साफ सुथरी व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार की हार्मफुल गैस, हानिकारक गैस या प्रदूषण वाली गैस नहीं निकलती है। आगे चलिए। एक विशिष्ट जीवित प्राणी को क्या कहा जाता है, किसी भी प्रकार का इंडिविजुअल हो जो लिविंग बीइंग है, जो जीवित है, उसको हम ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिज्म, बस करेक्ट, इसमें कुछ और है नहीं, ऑर्गेनिज्म के नाम से इसको जाना जाता है, इतना याद रखिएगा। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, देखिए समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटॉप कहते हैं, आइसोटॉप। ये आपको पता होगा कि किसी भी एटम का अगर आप स्ट्रक्चर खींचते हैं, एटम का, परमाणु का, तो उसका एक होता है नाभिक यानी न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये दो प्रकार की चीजें होती है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से तो समस्थानिक जो है, आइसोटॉप जो है, इसकी परिभाषा यही होती है कि सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों होगा, उसको हम समस्थानिक के रूप में जानते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है भाई, परमाणु संख्या जो है ये होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये बराबर ही होगा, ठीक है। तो अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में अलग अलग हो जाए, एक एटम ये है एक्स का, वाई का एक एटम है जिसमें प्रोटॉन वही न्यूट्रॉन, अगर प्रोटॉन वही हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप कहलाएंगे। न्यूट्रॉन की संख्या अलग होनी चाहिए।
न्यूट्रॉन की संख्या समान, गलत है। उनका परमाणु क्रमांक समान, हाँ, एटॉमिक नंबर समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, बी करेक्ट आंसर। द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका हुआ बी, बी इसका करेक्ट आंसर हुआ 19 का। समस्थानिक को दो तरीके से समझेंगे, परमाणु संख्या समान, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो भी सही है। और दूसरा, अगर डिफरेंट मास नंबर नहीं लिखा हुआ है तो समान परमाणु संख्या लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, तो भी होगा। ठीक है, ये हो गया। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस एक्स अगर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो इसमें से अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार की विकिरण निकलती है। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है, गामा पर नो चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, रदरफोर्ड जो है इसने न्यूक्लियस की खोज की, नाभिक की खोज की थी। पूछा जाएगा नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की। रोएंटजन ने क्या किया था? एक्स रे को ढूंढा था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्स का मतलब क्या? एक्स का मतलब होता है अननोन, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ऐसी चीज मिल गई थी रोएंटजन को, इसको अननोन कहा गया था। तो एक्स रे की खोज रोएंटजन के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। 21, इस दोनों को मिलाना है आपको। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड इसमें होना चाहिए था तो ज्यादा समझ में आता। एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन की खोज की थी, टीका की, सब लोग जानते हैं ये। वाटसन, वाटसन एंड क्रिक, इसका नाम आना चाहिए। इन्होंने डीएनए में जो है द्विकुंडली की खोज की थी, हेलिक्स का। लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या था? पेनिसिलिन एक्चुअली में फर्स्ट एंटीबायोटिक था, एंटीबायोटिक था। तो एंटीबायोटिक की खोज करने वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी था। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसकी सहायता से की थी? किसकी साथ बनाया था उसने? उसने बनाया था फंगस की सहायता से। फंगस, ध्यान दीजिए, एंटीबायोटिक जनरली बैक्टीरिया से बनता है, लेकिन पहला एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन था वो बैक्टीरिया से नहीं बल्कि फंगी से बनाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। तो A3 हो गया और B4 हो गया। A3 B4 C2, A3 B4 C1, हाँ, और D2। करेक्ट आंसर C होगा। करेक्ट आंसर इसका हुआ C। जीवाणु की खोज किसने की? सिंपल क्वेश्चन है। बैक्टीरिया की खोज करने वाला था ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। फ्लेंग में भी लोग पढ़ाया था। ठीक है, आगे तैस पे चलते हैं। वृक्ष मेढक या वृक्ष मंदूक के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए, वृक्ष मेढक का जो साइंटिफिक नेम है ये हाइला है। ठीक, हाइला है। ये एक्चुअली में एक विशेष प्रकार का मेढक है, मेढक की ही एक प्रजाति है जिसको हम हाइला के नाम से जानते हैं। ठीक, राना टिग्रिना जो है ये एक्चुअली में सबसे बड़ा मेढक होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मेढक होता है। और ये बेसिकली भारत में ही पाया जाता है, भारतीय महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक, सबसे बड़ा मेढक, इसको बुल मेढक भी कहते हैं, बुल फ्रॉग, बुल फ्रॉग कहा जाता है राना टिग्रिना। टोड की जहां तक बात है, ये मेढक जैसा होता है लेकिन मेढक होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके जो स्किन होते हैं, स्किन वो मेढक जैसे नहीं होते बल्कि बिल्कुल ड्राई होते हैं। और इनकी जो आइज होती है, आइज, उसके निकट एक पैराटॉइड ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि। इसमें से कुछ बेसेला चीज निकलता है जो उसकी रक्षा करता है। जब कभी उसे लगे कि कोई दुश्मन आ गया, उस प्रकार की वो ग्लैंड से वो निकाल के विषैले चीजों को और वो मार सकता है उसको। तो टोड मेढक जैसा ही जीव है लेकिन मेढक प्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्किन जो है बेसिकली ड्राई होती है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे का संभावित, पहली बात तो ये कि AB, इस पे कुछ क्वेश्चन जो आ जाएगा, AB को
यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, एक्सेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। किसी से भी एबी वाले ब्लड ले सकते हैं। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये किसी को भी दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होता है, ठीक है। जो एबी है इसमें दोनों एंटीजन होता है, ए एंड बी एंटीजन पाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे आप, एंटीजन। ओ वाले में नो एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी होती है इसमें, एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, नो एंटीबॉडी पाई जाती है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है और दूसरे का ओ है तो ओ से कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली बच्चे का संभावना है कि या तो ए होगा या तो उनका बी होगा, यानी करेक्ट आंसर इसका आएगा ए, या तो ए या तो बी, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। 24 आगे चलिए। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब रखने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। देखिए कनकेव जो है और कन्वेक्स दो प्रकार के मिरर होते हैं, ये कनकेव होता है और ये कन्वेक्स होता है, ठीक। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण कहते हैं इसको। ये प्रकाश को एक जगह सिमेटता है और इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, डाइवर्जिंग। अपसारी, ये प्रकाश को फैलाता है एक से दूसरी जगह, ठीक है। कन्वेक्स में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा छोटा। कनकेव में छोटा और बड़ा दोनों बनेगा, लेकिन अधिक मात्रा में वो जब नॉर्मल हम कनकेव मिरर में कहीं खड़े हों तो हमें हमारा इमेज बड़ा ही दिखता है, ठीक है, बड़ा ही दिखता है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये होगा आपका अवतल। अवतल में जनरली जो इमेज है वो बड़े इमेज दिखते हैं कनकेव मिरर में। ये कन्वर्जिंग लेंस है और कन्वेक्स जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। कनकेव का यूज कहाँ? कनकेव का यूज हेडलाइट में, हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में कनकेव मिरर का यूज होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो साइड मिरर है, जो साइड मिरर है उसमें कन्वेक्स का यूज होगा, कन्वेक्स का यूज होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अब आते हैं 26 पे। ये अरेंज करना है इसको। ये सभी जो आपके पास दिए हुए हैं ये, इन सबको कहा जाता है आर्टिफिशियल आइसोटॉप। आइसोटॉप या रेडियो सक्रिय समस्थानिक। कृत्रिम समस्थानिक को ही रेडियो सक्रिय समस्थानिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कृत्रिम समस्थानिक से हमेशा किसी न किसी प्रकार की रेडिएशन यानी अल्फा, बीटा, गामा, इस प्रकार की चीजें निकलती है। इसीलिए कृत्रिम समस्थानिक को रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहते हैं। कृत्रिम समस्थानिक बनाए जाते हैं। बनाने के पीछे का उद्देश्य यह होता है कि कई जटिल प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में इनका उपयोग किया जाता है। अब वही यहां पर दिया हुआ है कि किस बीमारी को ठीक करने में किस प्रकार के समस्थानिक का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर जो है इसका पता लगाता है, खास करके ब्रेन ट्यूमर। आर्सेनिक 74। कोबाल्ट 60 सीधे सीधे कैंसर के लिए है। आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड के लिए है। सोडियम 24 रक्त का, ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है हमारे शरीर में, उस क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए ये सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एक और याद रखेंगे, आयोडीन 125, इसका उपयोग पर्सनली आई कैंसर के लिए किया जाता है, आई कैंसर में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 125 आयोडीन 125। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए का 3, बी का 4, A3, B4, C1, करेक्ट आंसर हुआ इसका सी। करेक्ट आंसर इसका हुआ सी। और रेडियो आइसोटॉप को
आर्टिफिशियल आइसोटॉप यानी कृत्रिम समस्थानिक को रेडियो समस्थानिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से अल्फा बीटा और गामा जैसी रेडिएशन निकलती है। इसके बाद ये मैथ्स के क्वेश्चन है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें से। फिर 35 नंबर है, अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के शिल्पकार कौन थे? सबको पता ही तो, अरुण योगीराज थे। करेक्ट आंसर ये है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। भारत में पहली अमृत भारत रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? हाँ, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अयोध्या दरभंगा। ठीक है। बाद में इसको आनंद विहार दिल्ली तक विस्तारित किया गया। ये भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन थी जिसको स्टार्ट किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 36 का सी। 37 16वें वित्त आयोग। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 में 280 जो अनुच्छेद है, इसमें एक वित्त आयोग की व्यवस्था है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा ये वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। और ये जो वित्त आयोग है अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को ही सौंपता है, ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को ही सौंपता है। इसमें होता क्या है, इस वित्त आयोग के द्वारा क्या काम होता है? कार्य इसका क्या है? कार्य इसका है केंद्र से राज्य को राजस्व, रेवेन्यू का हस्तांतरण कितना होगा या कैसे होगा, इसके बारे में ये बताता है। 16th जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगढ़िया। इसके पहले 15 जो था उनके अध्यक्ष थे NK सिंह। ठीक है। अभी 16th के अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है। जनवरी 2024 में गुजरात में संपन्न हुए 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन की थीम, इसका थीम था, सीधा सीधा याद रखना है, गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर 38। आगे चलते हैं इसमें। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? ये था नासिक, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, युवा महोत्सव ये बेसिकली स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये नासिक, महाराष्ट्र में मनाया गया था। मानविकी के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार, एक्चुअली मानविकी का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2023 दिया गया है याहवी फाल्की को। एक्चुअली में लंदन में ये एक प्रोफेसर हैं। ठीक है। प्रोफेसर हैं ये, और प्रोफेसर किस चीज के हैं? विज्ञान एवं तकनीक का इतिहास, ये इनका विषय है जिसको ये पढ़ाती हैं कि धरती पर साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कब से हुआ, उसने मानव के लिए कितना अच्छा काम किया, गलत किया, उनकी हिस्ट्री के बारे में ये जानती हैं और इनको पढ़ाती हैं। इनको दिया गया है याहवी फाल्की को विज्ञान एवं तकनीक का इतिहास, इसके लिए दिया गया है इन्फोसिस पुरस्कार 2023। ठीक है। ये है। अब सबसे लास्ट में वो देख लिया जाए एक बार क्वेश्चन, वो जो 4th का कहा जा रहा था, फोर्थ नहीं, 4th का बिल्कुल करेक्ट है बाबू, सी आंसर सही नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 4th का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये आंसर सीट में मिला होगा तो ये मिस है। यहां पर हमने डेट आपको बता दिया, आप एनसीईआरटी के बुक या किसी और अच्छे बुक से मिला लेंगे। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, और इंडियन लीग की स्थापना उससे 1 वर्ष पहले हुआ था 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है। तो पहले 75 आएगा ना, 76 उसके बाद आएगा, और ये दोनों तो सही 1844 का, 1851 52, तो सबसे पहले ये हुआ एक के बाद फिर तो हमारे पास 75 वाला आएगा ना, इंडियन लीग ना, तो 4 हुआ, 4 के बाद फिर 3 हुआ और फिर 2 हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से
ई बनेगा, ठीक है। 1342 नहीं 1432, इसलिए गलत है और ये वाला सही है। सीरीज ये है, इसको भी नोट कर लेना है आपको, ये नोट करके रखिएगा, ठीक। थैंक यू, आज यहीं तक, अगले क्लास में मिलते हैं।